नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7। दोस्तों, हमारे साथ जिनका आज हम बातचीत कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट के वकील हैं एम.आर. कुरैशी और पीडीपी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं और एक्स एमएलसी भी हैं। हालांकि इन्होंने पहले रिजाइन दिया था पीडीपी से, पता नहीं क्या मसला था। इनसे बातचीत करेंगे क्या मसला हुआ था। लेकिन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो प्रमुख हैं, उन्होंने इनका इस्तीफा जो था वो जो मंजूर नहीं किया गया। अभी भी ये एज ए जनरल सेक्रेटरी पार्टी में है। उनसे बातचीत करेंगे। तो ये जो आपने अचानक जो है इस्तीफा देने का त्याग पत्र दिया, उसकी वजूहत क्या रही? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप तो बहुत देर हो गई जी। बहुत पहली बात है ये, इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो दूसरे फेस में जब पुंछ जोरी की बात थी, तब मैंने कोई छोटे मोटे इशू थे, उन इश्यूज पर मैं था इंचार्ज था रजौरी पुंछ का, तो मैंने वहाँ रिजाइन दे दिया था। लेकिन मेरा रिजाइन कबूल नहीं किया गया था और मुझे कंटिन्यू रखा गया था और कहा कि आप काम करो। तो मैंने उसके बाद वहाँ काम किया और साथ ही में उन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टी की एज इंचार्ज काम करेंगे। जनरल सेक्रेटरी भी मुझे 22 तारीख को उन्होंने बना दिया जी। तो अब तो ये डिज़ाल्व हो गई सारी वो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज वगैरह। दोबारा असर नो ये कमेटियां बननी हैं। असर नो ये सारा स्ट्रक्चर जो पार्टी का है वो ये कल परसों मीटिंग हुई है 24 तारीख को जी। उसके बाद हमारी लीडर ने जो प्रेसिडेंट है जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने इसको डिजॉल्व कर दिया सब स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर नया बनेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जोनल कमेटी सारी जो है दोबारा बन के आएंगी और पार्टी एक मतर्रक होकर दोबारा आएगी। तो ये बहुत पहली बात है, कोई ऐसी बड़ी बात। चलो कुरैशी साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती आपके कदर करती हैं। उनको पता है बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी की एक जो है स्तंभ के तौर पर आपको देखा, तो उन्होंने ये इस्तीफा जो है मंजूर नहीं किया। अब बात करते हैं कि इलेक्शनों में पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें नहीं, इतनी हार क्यों हुई? इसके ऊपर क्या मंथन किया? पार्टी ने भी मंथन किया होगा, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जो मैं समझ पाया कि रजौरी पुंछ या कश्मीर के अंदर या इस जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारे खिलाफ बड़ी ताकतें थी जी। उसमें जो यानी सरकार भी थी और फिर जितनी भी पॉलिटिकल जमातें थी वो सब हमारे खिलाफ, मेरे यानी इस पीडीपी के खिलाफ थी, हमारी लीडरशिप के खिलाफ थी। और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को जिस तरह पार्लियामेंट में रोका गया, उसी तरीके से यहाँ भी उन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने एक मन बना लिया था जम्मू और कश्मीर की आवाम ने, और ख़ासकर से पीर पंचाल इस इलाके में और ये जो कश्मीर वैली है या ये कुछ पार्ट ऑफ डोडा है, इनने बना लिया था कि भाई हम कोलिशन सरकार को, यानी कोलिशन दोनों पार्टी को, इस इंडिया गठबंधन को जो एनसी और कांग्रेस का था उसको वोट देंगे और यहाँ उन ताकतों को पीछे करना है जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ कभी ए टीम बन के, कभी बी टीम बन के, कभी सी टीम बन के यहाँ काम करने आई। और उन्होंने उसी मोमेंट में, उसी जज्बे से जब वोट दिए तो उन्होंने पीडीपी को भी नकारा। लेकिन ये नहीं कि पीडीपी हम कमज़ोर हुए, हमारा वोट बैंक बढ़ा। आप कंपेयर करें कि हर जगह पीडीपी ने तो मुकाबला किया जी। पीडीपी ही दूसरे नंबर पर आई। अगर इस कोलेशन का, एनसी कांग्रेस की जो कोलेशन थी, उस कोलेशन का मुकाबला अगर किसी ने किया तो वो तो पीडीपी ने किया ना, और कोई जमात मुकाबला नहीं कर। सब पार्टियां ढेर हो गई और जो हमारे कैंडिडेट हैं कई जगहों पर थोड़े वोट से हार गए। जैसे मैं जम्मू की ये बात करूं तो यहाँ बनाल में हमारे कैंडिडेट जो है उन्होंने 27,000 वोट लिया, दूसरे नंबर पर है। सिमिलरली हमारा यहाँ थन्ना मंडी में अच्छा वोट आया। तो कश्मीर की कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें देवसर है और अपने मदनी साहब हैं, या अपने क्या नाम है उनका, महबूब बेग साहब हैं, और जो लीडर हैं वो थोड़े वोटों से हारे। कुरैशी साहब, महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है पहली बार पॉलिटिकल जो पारी खेलने जा रही थी और हार गई, क्या वजह रहती है? क्योंकि उन्होंने काफी प्रचार भी किया अपनी पार्टी के, महबूबा मुफ्ती ने भी प्रचार किया, लेकिन वो हार गई।
ये कितना सेटबैक है, क्योंकि एक पारी शुरू होने से ही पहले ही इस तरह से जो है हार का सामना करना पड़े, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हार तो कोई होती रहती है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टियां कभी उभर के सामने आती हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लोगों ने एक माइंड बना लिया था कि हम वोट देंगे एनसी कांग्रेस के कैंडिडेट को, कोलिशंस को। जी। और लोगों ने ये माइंड बना लिया कि हम अपनी सीटें ज़ाया ना करें। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ कश्मीर के अंदर या ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिस तरह से धोखे से लोगों को यहाँ रखा गया कि भाई यहाँ 370 और 35 एक हटाने के बाद यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, जी। तो वो बही नहीं। लोगों ने सोचा कि कहीं मंडेट डिवाइड ना हो जाए। जी जी। डिवीजन उन्होंने नहीं की। फिर उन्होंने जमात इस्लामी को भी खड़ा किया, फिर इंजीनियर रशीद को भी खड़ा किया। अब बताइए ना कि तरह तरह के हथकंडे इसमाए। बारामूला या उस सेक्टर में तो लोगों ने समझ लिया, लेकिन यहाँ जो अनंतनाग का पूरा ये सेक्टर था, कुलगाम था, पुलवामा था, या ये शुपैया था, इसमें काम जो था वो बाकी जो जमात इस्लामी और इन्होंने मिलके जो काम किया, तो वो पीडीपी को नुकसान थोड़ा मैं समझता हूँ ज्यादा हो गया। और फिर भी पीडीपी उभर के सामने आई। ये तो कोई बात नहीं कि हमारी 3 सीटें आई और कई सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए, तो ये हार जीत तो होती रहती है। अब जो सरकार बनी है इस अपनी उमर साहब की क़यादत में, वो अपने वादे पूरे करें। हम उनके साथ हैं, हम काम चाहते हैं कि जो अवाम के साथ वादा किया और जिस तरीके से अवाम ने उन पर भरोसा किया, जो जो वादे उन्हें किए गए थे वो देखते ना पूरे हो जाएं, तो हम उनके वेलकम करेंगे, बात साथ करेंगे। कुरैशी साहब, क्या जिस तरह से एक नाम जुड़ गया, जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनके मुताबिक बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाना, जो एक बहुत बड़ी गलती थी पीडीपी पार्टी के, ये तो महबूबा मुफ्ती ने खुद भी बोला है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मतलब जिसके साथ बीजेपी का नाम जुड़ जाता है, चाहे अल्ताफ बुखारी है उसका नाम जुड़ा, चाहे इंजीनियर रशीद है उसका नाम जुड़ा, चाहे आजाद का नाम के साथ जो बीजेपी का नाम जुड़ा, सजाद लोन के साथ नाम जुड़ा, वो सारी पार्टियां दराशायरी होगी। क्या यही वजूहत रही कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ जो है एक सरकार बनाई, जिसके कारण उन 370 और 35 जो है 5 अगस्त 2019 में जो है खत्म किया गया? यही वजूहत है कि लोगों में पीडीपी के तरफ नाराजगी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, आज की डेट में देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि अवाम ने ये सोचा कि भाई हम कोलिशन को अपना मंडेट देंगे, वो डिवाइड नहीं करना चाहते थे अपने मंडेट को। पूरी अवाम ने ये सोचा कि अगर हम अपना मंडेट डिवाइड करेंगे तो शायद है बीजेपी कामयाब हो जाए और उनकी अलाइज जो थे वो कामयाब हो जाए। इसलिए लोगों ने फैसला किया कि भाई ये बीजेपी की हमारी उस 2019 से पहले या 18 से पहले की जो हमारी 2014 के बाद की जो कोलिशन बनी थी, उन हालात को, वजूहात को, मजबूरियां तो थी। तो अब उस वक्त भी हंग असम्बली आई थी, मेजॉरिटी किसी को थी नहीं। जम्मू की मेजॉरिटी इसी तरह से जिस तरह इस बार आई, लेकिन इस बार उन्होंने क्लियर मैंडेट दे दिया किसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अगर उस वक्त पीडी के पास इसी तरीके से क्लियर मैंडेट होता, तो अगर 35 सीटें भी होती तब भी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने कभी भी सरकार उनके साथ नहीं बनानी थी। अब उस वक्त आ गई 28 और 25। अब और बीच में इसी तरह 2-2, 4-4, एनसी को 15, कांग्रेस को 7 या 8 सीटें, 10 सीटें। अब इस तरह से मैं समझता हूँ कि उस वक्त की मजबूरी थी, वो भी लोगों ने सोचा होगा। लेकिन इस वक्त लोगों ने ये सोचा, जो बाई एंड लार्ज इस हमारे इलाके में भी, इस जम्मू की जो बेल्ट है, पीर पंचाल और ये चनाब वैली है या ये इलाका है कश्मीर का, इन लोगों ने सोचा कि भाई हम बीजेपी को दूर रखने के लिए हम अपना वोट जाया ना करें, तो उन्होंने वोट एक तरफा दिया। अब अगर उसको ये कहें कि नहीं जी हमारी उस वक्त 2014 में कोलिशन हुई, तो उसका नतीजे में हमें भाई पार्लियामेंट में भी उन्होंने यही समझ के हमें वोट नहीं दिया। अगर इस बार दोबारा वो यही वोट तकसीम करते, शायद तो उनको ही लगता था कि कहीं हंग असम्बली ना आ जाए, तो उमर साहब को मेजॉरिटी उन्होंने दे दी। अब 42 सीटें उनको मिल गई अपने बलबूते पर। अब अगर 6 सीटें कांग्रेस की मिल गई, 6-7 लोग आजाद आ गए, एक उनके पास इंडिपेंडेंट अपने तारक आमी साहब की सपोर्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें अवाम के फैसले को कबूल करना चाहिए, कर रहे हैं। और हमारी लीडर ने भी यही कहा कि हम इनको कबूल करते हैं,
लिहाजा जो काम जिस बुनियाद पर ये सरकार बनी, बीजेपी कहती है कि 370 के हटने के बाद और 35 के हटने के बाद ये इतनी वोटिंग हुई। अब ये गलत फहमी में वो कि ये वोटिंग जो हुई ये उनके खिलाफ हुई, उनके उस मसूदे के खिलाफ हुई जो 5 अगस्त 2019 को एक मेजॉरिटेरियन सोच के तहत एक ताकत के बलबूते पर हमारी ताकत इस्तेमाल करके उन्होंने वहां रेजोल्यूशन ला के स्टेट को यूटी में बदला और दफा 370 और 35 को हटाया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो यही 2-3 वादे रखे कि स्टेट को वापस बहाल करना है जी। और 35 और 370 को बहाल करना है। अब अगर वो ये कहते हैं कि 35 और 370 हम इस सरकार से नहीं मांगेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो आपने उस मंशूर से पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अवाम ये जानेगी, पूछेगी, देखेगी। अब स्टेटहुड पहले आ जाए, उसके बाद उनका पहला जो उन्होंने वादा किया था कि पहला रेजोल्यूशन हम ये पास करेंगे, उन्होंने पिक किया नहीं। मसलियत क्या है वो देखें, सरकारों की मसलियत बड़ी होती है और गवर्नमेंट चलानी उनका काम है, इस वक्त डिलीवर करना जो उनके वादे वो उनका काम है। पर इस यूटी की सरकार की पावरों के बारे में भी तो बहुत मुश्किल है, क्या ताकतें हैं इनके पास। अच्छा कुरैशी साहब, जम्मू से ये पहली बार हुआ है कि जम्मू बनाम कश्मीर वैली, यहाँ से बीजेपी को 29 सीटें मिली, कश्मीर से एनसी को मिली। ये डिवाइड नहीं हो गया एक, मतलब कि एक दीवार जो खड़ी कर दी गई है? पहली बार ये देखा है असेंबली में इस तरह का जो मैंडेट आया। नहीं, ये 2014 में भी ऐसे ही था, लगभग ऐसे ही था। देखिए ना, यहाँ से 25 सीटें आई थी और वहां पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। इस बार ये दीवार जो है 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ ये इलेक्शन आप 2014 के बाद आज इलेक्शन हो रहे हुए जो पिछले ये जो पिछले महीने में। देखिए सवाल ये है कि ये पोलराइजेशन जो है बीजेपी करवाती है। सरकार ने दफा 370 को हटाया, 35 को हटाया, ये कह के कि यहाँ हम जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, बिल्कुल यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहाँ 3 खानदान खा गए। और जब कुछ नहीं हुआ तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से यहाँ इलेक्शन हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ना होती तो शायद ये इलेक्शन ना होते। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन करवाने ही नहीं थे इन्होंने, तो अब इलेक्शन हो गए। अब यहाँ इन्होंने अपने लेवल पर कहा कि हम जी चीफ मिनिस्टर यहाँ बनाएंगे, सादा लोग हैं वो आगे उसके चुंगल में। अब वही बात मैं कह रहा था कि उनके लोगों को स्मार्ट मीटर की वो शोर मचा रहे थे, स्मार्ट मीटर है वो पेंशन बंद कर दी और बेरोजगारी है और जो नशा है, उसके बावजूद भी 29 सीटें आ गई। देखिए उसकी 2 वजह थी ना कि लोगों को ये जादूगरी है, और फिर जब उसको उनके नहरों में आ गए लोग, उन्होंने इस तरह से इलेक्शन भी लास्ट फेज में रखा था। तो पहले फेज में करवा लिया उन्होंने इलाके से जहां पर इनको सीटों की उम्मीद थी, जैसे चनाब वैली या पुंछजोरी थी, या जिस वक्त दूसरा आया फेज तो फिर तीसरे फेज में अपना जम्मू इलाका लोकल रखा। उनमें उन्होंने खूब अपनी कोशिश की। उस कोशिश का नतीजा भी उनको मिला कि उन्होंने 29 सीटें ले ली। आप बताओ ना कि यहाँ वो बातें जो अवाम के हित की हैं वो वहीं की वहीं रह गई। बिल्कुल। अब इन्होंने कहा कि हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। पहले कहते थे 2014 में ये कहा था कि हम स्पेशल स्टेटस हटाएंगे, यहाँ 370 को खत्म करेंगे। अब की बार वो खत्म हो गया 5 अगस्त 2019 को। अब ये कहने लगे कि हम यहाँ चीफ मिनिस्टर अपना बनाएंगे। भाई जब यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद आपके साथ पास सरकार है, डायरेक्ट कंट्रोल है यूनियन ऑफ इंडिया का, तो आपने एलजी तक यहाँ नहीं लगाया अपना, आपने एडवाइजर को अपना यहाँ नहीं लगाया। तो आप इस जज्बात में बह गए। चलो ठीक है जी, जज्बात में बह गए, दिया वोट, हक है अवाम का देना, दे दिए। लेकिन इस जो पोलराइजेशन हुई, इससे देखो ना आप, इस पोलराइजेशन का फ्यूचर देखें क्या है। यही जज्बाती नहरों से बात होगी, तामीर और तरक्की की बात तो होगी नहीं कोई। बिल्कुल नहीं। आप देखें कि जॉब लेने के लिए यहाँ इस वक्त पिछली बार हैंडलूम के यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट निकली, उसमें 4 के 5 लोग बाहर के आके वहां रखे। अब यहाँ म्यूनसिपलिटी में देखें, किसी और जो दूसरे अदारे में देखें, सारे लोग बाहर के। जॉब की यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं, जॉब यहाँ किसी को मिल नहीं रही, ठेका यहाँ किसी को मिल नहीं रहा। काम जो है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें बाहर के लोग आ गए, आउटसोर्सेज साथ में, वो लेबर भी साथ लेके आ जाते हैं।
और मैं बताऊं आपको कि यहाँ जम्मू वाले या हम लोग जो हैं ये बेयारो मददगार हो गए। अब बताओ सरकार बनी, सरकार भी कौन सी यहाँ यूटी में वो बड़ा काम कर लेगी। अब आपने सारी पावरें दे रखी हैं किसको, एलजी को, और एलजी की पावरों के बावजूद अभी आप यहाँ चेक एंड बैलेंस के लिए देख रहे हैं दूर से ये करें या ये करें, ये करें। अभी वक्त बताएगा, देखते हैं होता है क्या, अभी आस्ता आस्ता देखते हैं क्या होता है। कुरैशी साहब एक सवाल और भी है, जो 5 नॉमिनेशन है, अब ये भी बहुत बड़ा एक समस्या बन गई है। 5 नॉमिनेशन जो है वो एलजी अपॉइंट करेगा, मतलब किसको करना आपको पता ही है, एलजी किस पार्टी का है, वो तो बीजेपी का, वो बीजेपी का ही कैंडिडेट को लाएगा। इसको चैलेंज किया गया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है अरविंदर शर्मा ने किया, और ये केस चल रहा है, जबकि अभी भी एलजी कहता है ये मैं करूंगा। कोर्ट के बावजूद भी उसने कहा है कि एलजी जो है उसके दायरे में आता है, मैं इसको पॉइंट करूंगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, पहली बात तो ये तो मैं समझता हूं कि जब जिस तरीके की ये नॉमिनेशन होनी है, ये तो बैकडोर एंट्री है जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वैलिड नहीं है। लेकिन जब एक कानून बन गई, उस कानून को जब तक कालादम करार ना दिया जाए, जब उन पावरों को, उन पावर्स को या आप जो अख्तियारात हैं उनको कालादम करार ना दे कोई कोर्ट ऑफ लॉ, तब तक तो वो पेपर में रहेंगी और स्टैच्यू में रहेंगी। जब तक स्टैच्यू में रहेंगी तो एलजी तो उसी तरह काम करेगा जो स्टैच्यू बताएगा, जब तक उनको अल्टर या बदला या अमेंड न किया जाए, जिसकी कोई संभावना नहीं लगती। क्योंकि रिसेंटली जो इसी तरह का इशू वहाँ पांडिचेरी में उतरा आया था, और जो हम आए दिन देखते हैं दिल्ली की उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तो मैं समझता हूँ कि एलजी की पावरें उन्होंने इस इलेक्शन कराने से पहले ही बना दी थी। तो ये नॉमिनेशन जो होगी ये बैकडोर एंट्री है। आप एक तरफ कहते हो कि हम बैकडोर एंट्री के खिलाफ हैं, दूसरा आप इस तरह से नॉमिनेशन करोगे। ये नॉमिनेशन तो इलेक्टेड सरकार के थ्रू से होना चाहिए, लेकिन स्टैच्यू को वो आपने तब्दील कर दिया। अब पता, जब इस असेंबली को अख्तियार ही नहीं, वो आपने स्टैच्यू अमेंड किया पार्लियामेंट की पावर से, तो जब इस असेंबली को वो अख्तियार ही नहीं उस स्टैच्यू को बदलने का, तो फिर कैसे एलजी को तो पावर रहेगी। और बट नॉमिनेशन जो है वो गलत है, जब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको वैलिड ठहराया जाए, जब तक के पार्लियामेंट रिव्यू ना करे, अमेंड ना करे, वापस ना करे, तो वो पावरें तो उसके पास रहेंगी एलजी के पास। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से ये जो है एक सरकार बनी है, आपको पता है बीजेपी हर हथकंडा अपनाती है सरकार को गिराने के लिए, तो वो मतलब कि उनको तक एक संभावना थी कि हम ही सत्ता में आएंगे, जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो बीजेपी ही बनाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब ये जो सरकार बनी है, ये क्या आने वाले समय में जो उन्होंने वादे किए घोषणा पत्र में, उनको पूरा करने में समर्थ है क्या? देखिए जी, अगर सेंटर कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेट करे इनके साथ, तो फिर तो ये मुमकिन हो सकता है कि इनके जितने भी घोषणा पत्र के जो वादे हैं ये पूरे हो जाएं। अगर सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया है, और इस बीच में जो स्टेट की जो गवर्नमेंट बनी है, ये अगर आपस में तालमेल ना रख पाए, जो इनके पास अख्तियारात हैं, यूटी के अंदर अख्तियारात बहुत कम होते हैं। बिल्कुल यहाँ कोई फेडरल निजाम नहीं होता, फेडरल सिस्टम नहीं होता कि स्टेट के पास जो पावर्स हैं वो पावर इस यूटी में नहीं है, ना ही इनके उस जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी डिफाइन है। उसके बाद ये जो रिसेंटली इलेक्शन से पहले इन्होंने अमेंड करके पावरें दे दी। आप एक कैलाश फोर्ट को लगाने के लिए भी आपको अप्रूवल लेना है, प्लानिंग का कोई भी काम करना अप्रूवल लेना है, फाइनेंस का कोई भी अगर आपने कोई क्रिएशन करनी है किसी पोस्ट की या किसी, उसका अप्रूवल उधर से लेना है। तो मैं समझता हूं कि एक तीसरी पावर क्रिएट हो गई है इस बीच में। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले ही जिन्हें मिसाल सेंट्रल लिस्ट होती थी, कंकरन लिस्ट होती थी और स्टेट लिस्ट हुई फेडरलिज्म में, अब वो हट गई। अब जब फेडरलिज्म है नहीं, वो आपको शेड्यूल लागू हो नहीं रहा है, वो ना तो आपको स्टेट लिस्ट लागू है, ना आपको कंकरेंट है, ना आपके पास यूनियन लिस्ट है। आप बताओ, अगर कोई कानून यहाँ बन भी जाए तो गवर्नमेंट यानी अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो उसको वो सुपरसीड कर लेगी। तो ये तालमेल से सरकार चल सकती है अगर जब तक ही चलेगी, लेकिन इस बीच में जो एलजी का रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। अगर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अगर वो तो चले गई इशारे पर, किसके, सेंटर के इशारे पर, होम मिनिस्ट्री के इशारे पर,
तो क्योंकि ही इज अपॉइंटी, उसका यूनियन ऑफ इंडिया के अपॉइंटी है, बिल्कुल। होम मिनिस्टर के अंडर है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो लोगों ने जिस तवक्का से वोट दिया था वो मुझे फुलफिल होते हुए नजर नहीं आते। थैंक यू सर, धन्यवाद।